मित्रों, अगर आप एनिमे देखते हो तो आपको पता ही होगा कि पिछले एक हफ्ते में इंटरनेट पे क्या चल रहा है। हाल ही में 23 मई 2026 को टोक्यो के ग्रैंड प्रिंस होटल न्यू ताकानावा में 10th क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स का आयोजन हुआ। आई नो मैं इस इवेंट को कवर करने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, थोड़ी सी बीमारी हो गई थी, सर्दी खांसी, बट हाँ अब आ गए अपन कवर करने इवेंट को, क्योंकि ये इवेंट जो है वो एनिमे इंडस्ट्री और एनिमे फैंस के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। बिल्कुल एनिमे की ऑस्कर समझ लो इसे। अब इस साल का इवेंट थोड़ा स्पेशल था क्योंकि ये इन अवार्ड्स का 10th एनिवर्सरी था। दुनिया भर से एनिमे फैंस ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और करीब 73 मिलियन यानी कि 7.3 करोड़ से ज्यादा वोट्स कास्ट किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड ही है। इतने वोट्स आज तक नहीं कास्ट किए गए थे, समझ रहे हो? एनिमे काफी ऊपर जा रहा है। बात तो सही है। इवेंट की शुरुआत भी एक बहुत ही शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस से हुई, जहां टोक्यो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा ने पिछले 10 सालों के एनिमे ऑफ द ईयर विनर्स के थीम्स को प्ले किया। इसके साथ ही एक और नॉस्टैल्जिक मोमेंट तब आया जब लेजेंडरी एनिमे नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन के 30th एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट देते हुए ओरिजिनल सिंगर योको ताकाहाशी ने अपनी एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी। एक और बहुत बड़ा और इमोशनल मोमेंट था जब डायरेक्टर तात्सुया नागामिने को ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड से नवाजा गया। तात्सुया नागामिने, होपफुली मैं नाम प्रोनाउंस ठीक से कर रहा हूँ, इफ नहीं कर रहा तो सॉरी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एनिमे इंडस्ट्री के वो धुरंधर हैं जिनको उनके लेजेंडरी काम के लिए जाना जाता है, जिसमें ड्रैगन बॉल सुपर, वन पीस एंड प्रीक्योर जैसे सुपर हिट बड़ी फ्रेंचाइजेस शामिल हैं। ये स्पेशल अवार्ड सिर्फ उन क्रिएटर्स को दिया जाता है जिन्होंने एनिमे को पूरी दुनिया में एक कल्चरल फेनोमेनन बनाने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी हो। क्या पता मैं भी जब 10-15 साल तक एनिमे पे इस तरह से बातें करता रहूंगा तो मुझे भी कोई अवार्ड दिया जाएगा। पता है नहीं मिलेगा, लेकिन होपिंग अगेंस्ट द होप। बट इस बात को साइड रखते हैं, हम आते हैं असली माल पे, यानी कि जो अवार्ड्स हुए वहां किस एनिमे ने क्या जीता। वैसे अब तक आपको सब पता चल ही गया होगा, बट स्टिल चलो देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या कंट्रोवर्सीज हुई, क्योंकि मैं आता हूं तो कंट्रोवर्सीज पे बात तो करके जाता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमे ऑफ द ईयर की। एंड अब तक आप सबको पता चल चुका होगा कि ये मिला था माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन को। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे नॉमिनीज कौन कौन थे। दांदादान सीजन 2, गाचियाकुता ताकोपीज ओरिजिनल सिन, द अपोथिकरी डायरी सीजन 2, द समर हिकारू डाइड। और देखा जाए तो काफी लोग इससे खुश हैं क्योंकि माय हीरो एकेडमिया का ये आखिरी सीजन था। यहाँ एक्शन, ड्रामा, इमोशन सब कुछ था। जिन्होंने भी देखा होगा वो देखे होंगे कि एंडिंग कितना बवाल था। नॉट टू मेंशन कि फाइनल बैटल की एनिमेशन, इनफैक्ट पूरी आखिरी सीजन की एनिमेशन बहुत अच्छी थी। तो हाँ, ये वेल डिजर्विंग था। तो एक तरफ एमएचए के जो हार्डकोर फैंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि सीरीज का काफी इमोशनल कंक्लूजन हुआ और जो सालों का सफर चल रहा था एमएचए का वो कहीं ना कहीं खत्म होता है एंड उस चीज को ट्रिब्यूट भी मिल गया इस अवार्ड के साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनिमे कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस डिसीजन से खुश नहीं है। उनका मानना था कि ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी और लेगेसी के दम पे दी गई है। अगर स्ट्रिक्टली एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग की बात की जाए तो दांदादान सीजन 2 और द अपोथिकरी डायरी सीजन 2 ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे दांदादान को इस पूरे अवार्ड में सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले थे, कुछ 20 नॉमिनेशंस। तो दांदादान हैज गॉटन इट्स ड्यू। स्टिल मेनी पीपल बिलीव कि ये अवार्ड एमएचए को नहीं मिलनी चाहिए थी। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि इससे पहले भी एमएचए के फैंस पर वोट्स को रिग करने तक का इल्जाम लग चुका है। मतलब एक ही इंसान बार बार वोट दिए जाता है और इसके बाद क्रंचीरोल को अपना वोटिंग वेटेज सिस्टम भी बदलना पड़ा ताकि पॉपुलर शोज सब कुछ ना स्वीप कर ले। याद है कि नहीं लास्ट ईयर। बट किस तरह की चेंजेस हुई हैं ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता और इस सब को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है वो भी मुझे नहीं पता, तो कमेंट से बता देना, ठीक है? क्या आप खुश हो कि एमएचए जीता है एनिमे ऑफ द ईयर? नहीं खुश हो तो वो बताओ किसको जीतना चाहिए था, सब कुछ बता दो। अब अगली कैटेगरी थी फिल्म ऑफ द ईयर और पता है इसको कौन जीता है? डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा द मूवी इन्फिनिटी कासल। और भैया यहाँ हुई है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी। चलो मैं आपको नॉमिनेशंस बताता हूँ, फिर समझ में आएगा क्यों हो रही कंट्रोवर्सी। यहाँ नॉमिनेशंस में डीमन स्लेयर के अलावा थे 100 मीटर्स, चेनसॉ मैन द मूवी रिजे आर्क, मोनोनोके द मूवी चैप्टर 2 द एशेस ऑफ रेज, स्कारलेट 3 द रोज ऑफ वर्सिलिस। नाउ मोस्ट ऑफ द फैंस का कहना है कि ये अवार्ड या तो चेनसॉ मैन को मिल जानी चाहिए थी या फिर 100 मीटर्स करके जो मूवी है उसको मिल जानी चाहिए थी। अब चेनसॉ मैन वाली मूवी मैंने देख रखी है, रिजे आर्क मैंने रिकमेंड भी किया था अपने चैनल पे, फिर भी लोग देखने नहीं गए क्योंकि इसका इंडिया में बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ नहीं है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग 100 मीटर्स वाली मूवी मैंने नहीं देख रखी है। बट अगर हम डीमन स्लेयर की बात करते हैं तो उसका एनिमेशन कैसा है हम जानते हैं, क्रेजी था। यूफोटेबल ने काफी अच्छा काम किया है एंड ये सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी रही थी जहां तक सिर्फ एनिमे की अगर हम बात कर रहे हैं। तो
हाँ, अवार्ड कई लोग जस्टिफाई कर रहे हैं बोल के कि नहीं, अगर इतनी अच्छी मूवी थी, लोग पसंद कर रहे हैं, दुनिया में एनिमे का नाम हो गया इस मूवी से, तो क्यों नहीं अवार्ड मिलनी चाहिए। और ऐसे भी इस मूवी में जो डीमन स्लेयर मांगा है उसका सबसे क्लाइमैटिक हिस्सा चल रहा है, मतलब एंड गेम में हम लोग आ चुके हैं। बट हार्डकोर जो एनिमे फैंस है उनका कहना है कि नहीं, जो चेनसॉ मैन वाली मूवी थी या फिर जो 100 मीटर्स मूवी थी वो ज्यादा अच्छी मूवी थी। भले उसके नंबर्स उतने बड़े ना हो, लेकिन मूवी मतलब स्टैंड अलोन मूवी की तरह वो बहुत अच्छे थे। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब मैं अपनी ओपिनियन को नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी है कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, अगर मैं दे दिया तो ऑफेंड हो जाएंगे लोग। नहीं, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ कमेंट में, आप लोग लड़ाई झगड़ा करो, मैं नहीं कर रहा। अब आगे आती है बेस्ट सीरीज की कैटेगरी। इसमें 3 चीजें होंगी, एक कंटिन्यूइंग सीरीज जो होती है, एक न्यू और एक ओरिजिनल एनिमे का संग्रह, मतलब तीनों का एक अलग अलग अवार्ड रहेगा। इन 3 कैटेगरीज में कुछ नए और पुराने धुरंधर आमने सामने थे। जहां पुराने और लंबे चलने वाले शोज ने अपना जलवा बरकरार रखा, वहीं कुछ एकदम नए शोज ने एंट्री मारते ही सबको हैरान कर दिया। तो बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज के अंदर जो अवार्ड मिला है वो मिल चुका है अपने वन पीस को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नॉमिनेशंस के अंदर थे दान सीजन 2, काइजू नंबर 8 सीजन 2, माई हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन, सोलो लेवलिंग सीजन 2, अराइज फ्रॉम द शैडोज, स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3। एंड देखने वाली बात यहाँ ये है कि ये सारे के सारे शोज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ना वन पीस के जीतने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, हर कोई खुश होता है, खास करके ओजी फैंस जिन्होंने वन पीस के साथ अपनी उम्र बिताई है। वन पीस देख देख के वो लोग बड़े हुए, वो तो खुश हैं ही, लेकिन कोई भी अवार्ड मिले और उसमें लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो हाँ, है कुछ लोग जिनका अब भी कहना है कि नहीं, ये मिलनी चाहिए थी स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 को, या फिर कई सोलो लिविंग फैंस हो तो बोल रहे हैं सोलो लिविंग को दे दो भैया अवार्ड। अरे पिछले साल मिले तो थे इतने, और कितना चाहिए। बट हाँ, इस कैटेगरी को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी कि वन पीस को अवार्ड मिली है। देन आता है बेस्ट न्यू सीरीज। नाम से ही पता है इसमें न्यू सीरीज होंगे, और इसके अंदर जो विनर है वो था गाचियाकुता। गाचियाकुता भी अगेन मैंने अपने चैनल पे रिकमेंड किया था, आप लोग जाके देखे नहीं, देखो ये अवार्ड जीत गया, ठीक है, अब तो जाके देख लो। वैसे नॉमिनेशन के अंदर कई और एनिमे थे, जैसे क्लेवेट्स करके कुछ था, मैंने देखा नहीं है, नाम भी शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, माफ कर देना। देन द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, ये मैंने देख रखा है। साकामोटो डेज, ये भी देख रखा है। समर हिकारो डाइट अगेन देख रखा है। टाकोपीज ओरिजिनल सिन, इस पे तो एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। तो हाँ, बाकी मैंने देख रखा था। एंड आई थिंक गाचियाकुता वेल डिजर्विंग है, क्योंकि उसकी जो स्टाइल है एनिमे की काफी डिफरेंट है। और इस कैटेगरी को लेके भी ऐसी कुछ खास कंट्रोवर्सी हुई नहीं, मतलब पीपल आर ओके। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ इसे नहीं, इसे मिलना चाहिए था, बट ओवरऑल सब कंटेंटेड है, खुश है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि इस कैटेगरी में जो भी एनिमेस थी सबकी थीम थोड़ी सी डार्क और साइकोलॉजिकल ही थी। ये एक ट्रेंड दिखाता है कि एनिमे ऑडियंस जो नहीं है खास करके, वो थोड़ी मैच्योर और डार्क स्टोरीज को पसंद कर रही है। क्या आप भी उसमें से एक हो? क्या आपको अभी भी डीमन स्लेयर ही देखना है? बता दो कमेंट्स में। वैसे गड़बड़ नहीं है, जो आपको पसंद है आपको पसंद है, बुरा मत फील करो उसके लिए। नहीं, आई नो कई एनिमे क्रिएटर्स आपको बुरा फील करवाते हैं कि अगर तुझे डीमन स्लेयर पसंद है या अगर तुझे ये एनिमे पसंद है तो भैया तू बेकार इंसान है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जो पसंद है, जिसकी जो एज है उस हिसाब से पसंद होती है। डोंट फील बैड अबाउट इट। नाउ आते हैं अवार्ड पे, बेस्ट ओरिजिनल एनिमे। भैया इधर आओ, यहाँ हुई है कंट्रोवर्सी। तो इस कैटेगरी में विनर पता है किसको मिला है? लैजरस को। अब यहाँ कुछ और नॉमिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपोकलिप्स होटल या फिर डिजिमॉन बीट ब्रेक, फिर मोबाइल सूट गुंडम समथिंग नाम है, आई डोंट नो, मैंने नहीं देख रखा है। देन मूनराइज जेंशु 3, बट इसको जीता है लैजरस ने, जैसा मैंने बताया। और ये एक साइंस फिक्शन एक्शन शो थी जिसे टॉप टियर स्टूडियो मापा ने एनिमेट किया था। और मापा किया एनिमेट तो मापा तो अवार्ड्स के लिए खेलता ही है, ठीक है, तो जीत गया अवार्ड। लेकिन इस विनिंग के अनाउंस होते ही इंटरनेट और क्रिटिक्स के बीच आग लग गई और बहुत तगड़ा वाला झगड़ा शुरू हो गया है। द क्वेश्चन इज कि फैंस इतना गुस्सा में क्यों हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लैजरस एक्चुअली क्रंची रोल पे 2025 में स्ट्रीम नहीं हुआ था। ये नॉर्थ अमेरिका में एडल्ट स्विम और HBO मैक्स नेटवर्क पे दिखाया गया था और जापान में इसे टीवी टोक्यो पे ब्रॉडकास्ट किया गया था। ऐसे में फैंस का सबसे बेसिक सवाल ये था कि भाई जब ये शो क्रंची रोल की ऑडियंस ने तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ठीक से देखा ही नहीं, तो इसने फैंस के वोट से ये अवार्ड्स कैसे जीत लिया? दूसरी बात इसकी क्वालिटी पे आई। इस शो का ऑडियंस रिसेप्शन बहुत ज्यादा डिवाइडेड था। रॉटेन टोमेटोज पे इस शो की आम जनता यानी जो ऑडियंस कम्युनिटी है उसकी रेटिंग कुछ 60% थी, जो कि एवरेज से भी नीचे है, जबकि क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स ने इसे 92% जितना रेटिंग दिया है, काफी हाई। इस गैप को देखकर ये क्लियर था कि ऑडियंस इस शो से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाई थी। इनफैक्ट अगर आप रेडिट पे जाते हो तो कई लोग इस शो को एक स्लॉपी और जेनेरिक पिक कह रहे हैं, एंड ये जीत गई। अब एक और कंट्रोवर्सी थी इस कैटेगरी के नॉमिनीज को लेकर। फैंस और जर्नलिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि डिजिमॉन बीट ब्रेक
और मोबाइल सूट गुंडम GX पता नहीं जो भी नाम है उसके जैसी एनिमे को ओरिजिनल कैटेगरी में डालना खुद में एक मजाक और अजीब बात है। फैंस ने सवाल उठाया कि डिजिमोन और गुंडम पिछले 20-30 साल से चली आ रही है, मतलब स्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजेस हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू तो ऑलरेडी सेट है ना, तो उनकी किसी नई सीरीज को एकदम से ओरिजिनल कैसे बोला जा सकता है। ना मेरी अगर ओपिनियन मानो तो ये जो ओरिजिनल वाली पूरी चीज है ना, ये होनी नहीं चाहिए। मतलब जो एनिमे चल रही है लॉन्ग रनिंग जो न्यू आई है, तो जो कोई और एनिमे आती है वो ओरिजिनल नहीं है क्या? हर एक एनिमे तो काइंड ऑफ अपने आप में ओरिजिनल है ना। तो लॉन्ग रनिंग एनिमे और न्यू एनिमे यही होना चाहिए। ओरिजिनल वाली कैटेगरी मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो हाँ, इस कैटेगरी पे बवाल तो होना ही था, जो कि हुआ भी है। आप लोग सुन ही रहे हो मेरे से, तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताना। Okay. अब अगली कैटेगरी है बेस्ट एनिमेशन की और यहाँ बाजी मारी है सोलो लेवलिंग सीजन 2 ने। अगेन यहाँ नॉमिनीज थे दान द दान सीजन 2, गाचियाकुता, माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन, वन पीस, ताकोपीज ओरिजिनल सिन एंड ऑफ कोर्स यहाँ अपने जो जीता है वो सोलो लेवलिंग ने जीता है। चलो इस बार सोलो लेवलिंग को काफी कम अवार्ड्स मिले हैं। वैसे इस लिस्ट में जितने भी लोग थे भैया सबकी एनिमेशन बहुत ज्यादा तगड़ी थी, तो मैं पर्सनली चूज ही नहीं कर पाता किसको जीत देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आप बताओ आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए था। नाउ बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन मिला है गाचियाकुता को एंड आई थिंक दिस इज गुड, क्योंकि गाचियाकुता का कैरेक्टर डिजाइन वाकई में अच्छा है। अगेन यहाँ पे नॉमिनेशंस में थे दान द दान, माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2, वन पीस, ताकोपीज ओरिजिनल सिन और द अपोथेकरी डायरीज सीजन 2। इसमें भी कोई ऐसी खास कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। पीपल आर यूजुअली हैप्पी कि हाँ जो जीता है सही जीता है। इसके बाद आता है बेस्ट डायरेक्टर का, किन्होंने जीता है उसका इमेज आपको लग जाएगा, एक चार्ट बना के शुभ आपको डाल दिया होगा। साथ ही नॉमिनेशंस कौन थे वो भी आप देख सकते हो, चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें मैं डिटेल में नहीं बता रहा बिकॉज मतलब मेरे को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कुछ चीजों का, जैसे बेस्ट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए क्या है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। प्लस जो सॉन्ग वाली होती है ना इंट्रो आउट्रो सॉन्ग, उसकी मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो कि एकदम 1 सेकंड भी नहीं 0.1 सेकंड में स्किप मारता हूं इंट्रो आउट्रो को। तो इन चीजों का मैं बस लिस्ट लगा दूंगा, आप चाहो तो देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इज द केस विद बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट, तो देख लो कौन जीता है, किस चीज के लिए जीता है। आर्ट भी हो सके शुभ तो लगा देना, तुम नॉमिनेशंस भी लगा देना और कौन जीता है ये सब अच्छे से बता देना, कुछ टेबल वेबल बना के, ठीक है, लोगों को थोड़ा विजुअल एक्सपीरियंस दो। अपन बात करेंगे कंट्रोवर्सीज पे, ठीक है, क्योंकि उसमें मजा है। और एक कंट्रोवर्सी जो कि थोड़ी थोड़ी इस पूरे अवार्ड सीजन में आई है एंड वो आ रही है सोलो लेवलिंग के फैंस की तरफ से, जिनका कहना है कि इस एनिमे अवार्ड्स के अंदर सोलो लेवलिंग को काफी नर्फ कर दिया गया है। याद है ना लास्ट टाइम सोलो लेवलिंग कितने अवार्ड्स जीती थी और सब लोग इस बात से खुश नहीं थे, तो इस बार सोलो लेवलिंग को ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के अवार्ड्स नहीं दिए गए। तो अगर पिछले अवार्ड्स में सोलो लेवलिंग 6 अवार्ड्स को शायद स्वीप कर गई थी, तो इस बार सिर्फ 2 अवार्ड्स, एक बेस्ट एनिमेशन का और बेस्ट एक्शन का, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना। तो इसके लिए बहुत सारे सोलो लेवलिंग फैन जो है ना वो एकदम झगड़ा कर रहे हैं कि नर्फिंग कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। और नर्फिंग इस हिसाब की कि एनिमे ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिली। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई में क्रंची रोल ने ये नर्फिंग वाला काम किया है? लास्ट टाइम सोलो लेवलिंग के बाद जो इतना बैकलैश मिला था 6 अवार्ड जीतने के बाद, तो इस बार थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल वाले मोड में आ चुका है क्रंची रोल। हाँ, इस सब के बारे में कमेंट्स में आप लोग बताओ, मैं पढ़ता हूँ आगे। एंड यहाँ हम आ गए हैं जॉनरे स्पेसिफिक कैटेगरीज में, जैसे कि कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा और इसेकाई। तो बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड मिल चुका है दान द दान सीजन 2 को। अब यहाँ नॉमिनीज में सिटी, द एनिमेशन एंड मेनी मोर थे नॉमिनीज, आप लोग देख सकते हो, शुभ डाल देगा। वहीं बेस्ट एक्शन तो मैंने बता ही दिया था, सोलो लेवलिंग सीजन 2 अराइज फ्रॉम द शैडोज को मिल चुका है। बेस्ट ड्रामा के अंदर मिला है द अपोथेकरी डायरीज को। ये मेरे हिसाब से वेल डिजर्विंग है, मैं इस पे बोल सकता हूँ, मैंने देखा है, मजेदार है भाई। सीजन 1 का मैंने बनाया भी था स्टार्टर पैक आप लोगों के लिए, पता नहीं आप लोग देखे या ना देखे, बट सीजन 2 वाज अमेजिंग। फिर बेस्ट रोमांस में भी द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, इसको भी मैंने देख रखा है, इट्स अमेजिंग। अगेन विनर्स तो आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, साथ ही शुभ कहीं ना कहीं लगा देगा कि कौन कौन से नॉमिनेशंस थे जो कि हार गए। वहीं बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ और कौन, स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ये सबसे बहुत लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे प्रॉब्लम है भी तो मैं आपको बता नहीं रहा, ठीक है, मेरी अपनी कुछ पर्सनल है ओपिनियंस, लेकिन वो पर्सनल ही है। आज चाहिए तो बता देना, दे दूंगा ओपिनियन, कभी मूड किया तो किसी और वीडियो में। वहीं बेस्ट इसेकाई एनिमे मिला है रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 3 को। अब इस सब में कंट्रोवर्सी क्या है? वेल, कंट्रोवर्सी ऐसी कुछ खास नहीं है एक्सेप्ट फॉर दान द दान, जिसका डंका भी बजा है और लोग बोल रहे हैं इसके साथ धोखा भी हुआ है।
चलो समझते हैं ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं। मतलब आप किसी भी एनिमे फैन से पूछ रहे हो 2025 में किसी शो का सबसे ज्यादा डंका बजा है तो वो दान ददान ही आएगा। लिटरली इस साल के अवार्ड्स में उसे 20 से ज्यादा नॉमिनेशंस मिले, जो कि इस साल की हाईएस्ट रही थी। तो ऐसे में लोगों का पहले से भी मानना था और नॉमिनेशन देख के भी लग रहा होगा ना कि दान ददान स्वीप करेगा 8-10 अवार्ड, सबसे ज्यादा जीत जाएगा, मजा ही आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम ये हुई जहां पे कंट्रोवर्सी हो रही है कि इतने नॉमिनेशंस के बाद भी दान ददान पता है कितने कैटेगरीज में अवार्ड जीती है? सिर्फ 2 कैटेगरीज में, एक बेस्ट कॉमेडी में और एक बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस में। दान ददान ने एनिमे ऑफ द ईयर, बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज और बेस्ट एनिमेशन जैसी सारी मेजर कैटेगरीज में हार का ही सामना किया। मतलब 20 नॉमिनेशंस मिल गए, लेकिन होता है ना अवार्ड नहीं मिले, हाथ आया मुंह को ना लगा, ऐसा ही कुछ है ना सेइंग। हाँ वही, ये तो वो बात हो गई कि इंडिया पहुंची वर्ल्ड कप के फाइनल में और वहां हार गई। कैसा लगता था? बुरा लगता था कि नहीं? वही हुआ दान ददान के साथ। अब इसमें भी कई लोग जो है ना वो MHA डीमन स्लेयर जो पुरानी एनीमे चलती आ रही है, जिसकी कल्ट फैन बेस है, उसको गाली देने से नहीं रुके। लोगों का कहना है कि इन पुरानी एनीमेज को रेस्पेक्ट देने के चक्कर में है ना दान ददान से कुछ खींच लिए गए अवार्ड्स। तो पता नहीं ऐसा है या नहीं है, आप बताओ कमेंट्स में। हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ और वो है बेस्ट मेन कैरेक्टर, जो कि मिला है माओ माओ को फ्रॉम द अपोथेकरी डायरीज। इसमें अपना मिडोरिया भी था MHA से, मतलब फिर मोमो अयासे दान ददान से, केन ताकाकुरा दान ददान से, सांग जिनवू सोलो लेवलिंग से। आपका तो मन होगा सांग जिनवू को ही दे दिया जाए सोलो लेवलिंग से, लेकिन नहीं, जीता कोई और हाँ, रूडो को भी नॉमिनेट किया गया था गाची अकुता से। अब अगर बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात की जाए तो ये मिला है कात्सुकी बाकुगो को फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन। इसमें गाची अकुता से इंजन भी था, जीजी फ्रॉम दान ददान, फिर जिनशी अपोथेकरी डायरीज से। मेरे को तो मनता है जिनशी जीत जाए, बट नहीं, अब बाकुगो को मिलना चाहिए, ही डिजर्व्ड इट। फिर टर्बो ग्रैनी दान ददान से। दान ददान के कैरेक्टर्स अमेजिंग है, राइट? और हाँ, अपना अपोथेकरी डायरी से लोलन भी था, तो काफी लोग थे यहाँ पे एंड आपको पता ही चल चुका है विनर कौन है। फिर है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर आन्या फॉर्जर फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3। मतलब आई नो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है अवार्ड, बट Was it necessary? बताना आप लोग कमेंट में। और बाकी यहाँ पे कौन कौन से नॉमिनेशंस थे, अगेन आपको दिख जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, शुभ डाल दिया होगा। अब एक ऐसी कैटेगरी आती है मित्रों जिसका मैंने बताया मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यह है एनिमे सॉन्ग्स की कैटेगरी। इंट्रो सॉन्ग, एनिमे सॉन्ग, आउट्रो सॉन्ग, जो भी होता है, मेरे को पता भी नहीं कैटेगरी ढंग से क्या है, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ, जैसा मैंने बताया, मैं तुरंत स्किप करता हूँ सॉन्ग को, मैं सुनता नहीं कुछ, तो मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं। बट हाँ, बेस्ट एनिमे सॉन्ग किसी इरिस आउट को मिला है बाय केंशी योनिजो, चेनसॉ मैन द मूवी रेजे आर्क की ये है। चलो इसको मैंने सुना तो होगा ही थिएटर में, वहां स्किप का ऑप्शन नहीं था। फिर बेस्ट स्कोर का अवार्ड मिला है किसी यूकी काजिओरा और गो शिना को डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल के लिए। बाकी नॉमिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगेन मेरा इस कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई ओपिनियन है भी नहीं इस पे। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस ऑन द वे बाय आईना द एंड दान ददान सीजन 2 को मिला है। बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस मिला है आई बाय बम्प ऑफ चिकन MHA फाइनल सीजन को। नॉमिनेशंस आपको स्क्रीन पे सबके दिख रहे होंगे, शुभ अच्छे से डालना नॉमिनेशंस बना के। हम सीधा इस कैटेगरी से निकल जाते हैं और हम पहुंचते हैं ग्लोबल वॉइस एक्टिंग वाली कैटेगरी पे। एंड ये जो एक कैटेगरी है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि करंची रोल अवार्ड्स की यही सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ जापानीज वॉइस एक्टर्स है ना, उनको ही अवार्ड्स नहीं देते, बल्कि दुनिया भर के डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी मेहनत को भी समझते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अवार्ड्स देते हैं। ऐसे भी एनिमे ग्लोबल हो चुका है, राइट? तो फिर लोकलाइजेशन, रीजनल डबिंग, ये सब होनी ही चाहिए और उनको डबिंग आर्टिस्ट को अवार्ड मिलनी भी चाहिए। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हिंदी से ही बात कर ले कि नहीं? चलो बताते हैं बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस हिंदी में किन्हें मिला है। वो है अभिषेक शर्मा। अगेन उनको मिला है जिनशी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए इन द अपोथेकरी डायरी सीजन 2। यहाँ नॉमिनेशंस थे, उनका नाम आपको दिख रहा होगा। वैसे मैं जितना सपोर्ट करता हूँ उस कैटेगरी को, उतनी मुझे समझ नहीं आती कैटेगरी ये, बिकॉज रीजन ये कि मैं कभी देखता नहीं किसी डब वर्जन में। हिंदी में मैं देखता नहीं, मैं जापानीज में ही देखता हूँ विद सबटाइटल्स। बट स्टिल आई सपोर्ट दिस बिकॉज हाँ, जो लोग हैं डब कर रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको उनका ड्यू मिलना चाहिए। अब हिंदी की बात हो गई है तो दूसरे लैंग्वेज को ही बात कर लेते हैं। जापानीज ओरिजिनल है और भी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उन सब के जो भी विनर्स है, जितने भी लैंग्वेज है, अगेन मैं यहाँ पे लिस्ट लगा देता हूँ, आप पढ़ सकते हो उसको। जो आपको पसंद आए पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मजे करना, लोगों से डिस्कस करना। मेरे को उतना मतलब नहीं इन अवार्ड से, लेकिन हाँ लिस्ट लगा देता हूँ, आप देख लो आराम से। ऐसे वीडियो काफी लंबी बन रही है कि नहीं? बट अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखते हो तो एक चीज जो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो है ना, आकाशा का जो कैरेक्टर था डीमन स्लेयर से, उसने ग्लोबल वॉइस एक्टिंग कैटेगरी में अपना पूरा दबदबा बनाया है। एंड काफी हद तक इधर क्लीन स्वीप जैसा दिख रहा था कि आकाशा का कैरेक्टर जीत रहा है। हिंदी में नहीं हुआ, हिंदी में जिनशी जीते हैं, थोड़ा फ्लर्टी टाइप का आवाज, समझ रहे हो, मजेदार। बट
बाकी जगह देखो जीता है आकाजा। मतलब इंग्लिश, ब्राजीलियन, पोर्तुगीज, कैस्टिलियन, स्पेनिश, जर्मन और लैटिन स्पेनिश, मतलब इन 5 मेजर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में आकाजा के डब एक्टर्स नहीं अवार्ड जीते। ये डेटा अपने आप में एक प्रूफ है कि यूफोटेबल ने जिस लेवल की इंटेंसिटी से आकाजा के एक्शन, उसके गुस्से और उसके पास्ट ट्रॉमा और इमोशंस को मूवी में एनिमेट किया है, उसने हर भाषा के वॉइस एक्टर्स को अपना 200% देने पे मजबूर कर दिया हो, तभी इतना अवार्ड मिला है। अब मैंने हर एक लैंग्वेज में देखा नहीं है, मैंने सिर्फ जापानीज के अंदर देखा है, तो मुझे नहीं पता कैसी एक्टिंग थी वॉइस वाली, बट अच्छी होगी, इतने अवार्ड जीत रही है कि नहीं। तो यही सब कुछ अवार्ड्स थी एंड मैंने आपको इसके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज भी बता दी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो वीडियो अब यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ और कंट्रोवर्सीज हैं जो कि ओवरऑल अवार्ड से जुड़ी हुई है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कि मेजर कंट्रोवर्सी चल रहा है वो है वोटिंग सिस्टम का झोल, जहां पे 70% जजेस के वोट को प्रायोरिटी दी जाएगी एंड 30% फैंस के वोट को। तो ये इसकी असलियत क्या है, ये काम कैसे करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस चीज की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखो हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों से ना जब भी अवार्ड्स मिल रही थी क्रंची रोल की, तो लोग हमेशा रोने लग जाते थे कि भैया ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, रियल अवार्ड्स मिल नहीं रहे। क्रंची रोल ये क्लेम करता आया कि उनके विनर्स चूज करने के प्रोसेस में 70% वेटेज इंटरनेशनल जजेस के एक्सपर्ट पैनल को दिया जाता है और सिर्फ 30% वेटेज दिया जाता है आम जनता को। इससे अवार्ड्स में फेयर बैलेंस बनते हैं। ओके, लेकिन फैंस और एनिमे क्रिटिक्स का मानना है कि पिछले 2-3 साल के रिजल्ट्स देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ कोई प्रोफेशनल क्वालिटी को जज कर रहा है। रेडिट पे एक एनिमे का थ्रेड है r/anime, उसपे जो है ग्लास रिफ्लेक्शन करके बहुत ही फेमस पुराना एनिमे पॉडकास्ट है, उसका एक डिस्कशन थ्रेड जो था वो काफी वायरल गया। उस पॉडकास्ट में एक डेटा एक्सपर्ट माइल्स ने कुछ खुलासे किए जो पहले इन अवार्ड्स के ऑपरेशन के साथ क्लोजली जुड़े हुए थे। उनका एक्सप्लेनेशन था कि पब्लिक वोट्स एक्चुअली में इतनी ज्यादा मैसिव वॉल्यूम में होते हैं कि पॉपुलर शोज को ऑटोमेटिकली एक अनफेयर सा एडवांटेज मिल ही जाता है। माइल्स ने बताया कि अगर कोई शो ग्लोबली बहुत फेमस है, जैसे कि माई हीरो एकेडमिया या फिर डीमन स्लेयर, मतलब उनकी फैन फॉलोइंग ऑफ कोर्स दूसरे एनिमे से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो इनके फैंस जो है ना वो ऐसी तगड़ी वोटिंग लगाते हैं कि भैया इनका जो है ना हाथ भारी रहेगा, पलड़ा भारी रहेगा ही, क्योंकि बाकी छोटे नीश शोज की तो कोई इतनी मतलब फैन बेस होती नहीं जो कि इतने धड़ाधड़ उनको वोटिंग करते चले। इसका सीधा मतलब यह है कि चाहे किसी कैटेगरी में कोई छोटा शो क्वालिटी, डायरेक्शन और राइटिंग में पॉपुलर शो से 1000 गुना बेहतर भी क्यों ना हो, वोट वॉल्यूम के सामने वो कभी नहीं टिकेगा। और इसीलिए क्रंची रोल अवार्ड जब भी होती है ना, एक कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। लोग इसे क्रिंज बोलते हैं, कई बार लोग इसे पॉपुलैरिटी शो बोलते हैं, मतलब अलग अलग चीजें चलती रहती है। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि फिर अवार्ड दिया कैसे जाए। मतलब अगर यूजर्स को नहीं इन्वॉल्व किया जाता, सिर्फ क्रिटिक्स अपने बेसिस पे अवार्ड्स डाल देते हैं, तो फिर लैजरस वाली कंट्रोवर्सी हो जाती है। लैजरस एनिमे को क्रिटिक्स ने पसंद किया था, यूजर्स ने उतना पसंद नहीं किया था, तो लैजरस अगर अवार्ड जीत जाती है उससे लोगों को प्रॉब्लम है। नहीं, अगर लोगों के वोट्स की वेटेज ली जाए तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम की पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट बन जाता है। तो ये अवार्ड शो फिर मतलब कैसे डिसाइड ही कैसे किया जाए, कितना वेटेज दिया जाए, कैसे किया जाए, इसका कोई एक प्रॉपर सिस्टम बन ही नहीं सकता। शॉर्ट बात यह है कि अवार्ड से कभी लोग खुश हो ही नहीं सकते। हमेशा लोगों को लगेगा कि किसी एक के साथ तो रॉबिंग हुई है और कोई एक जीता है तो लगेगा नहीं ये डिजर्विंग तो नहीं था। याद है यूट्यूब पे एक टाइम पे एक रिवाइंड चलता था करके, यूट्यूब रिवाइंड होता था, सब लोग रिवाइंड में पार्टिसिपेट करते थे। उसमें कुछ क्रिएटर्स को बुलाया जाता था, कुछ क्रिएटर्स को नहीं बुलाया जाता था। अब जिन क्रिएटर्स को नहीं बुलाया जाया उसके फैंस गाली देना शुरू करते थे। हाल ये था कि YouTube रिवाइंड में जिस साल विल स्मिथ आए थे, शायद वो आखिरी रिवाइंड था, उसको सबसे ज्यादा डिसलाइक्स मिल गए थे इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, 1 मिलियन से भी ज्यादा। और अल्टीमेटली YouTube ने इन रिवाइंड को बनाना ही बंद कर दिया। यही सेम चीज अवार्ड्स के साथ होती है। किसी को भी आप अवार्ड दो, एक फैन बेस होगा ही जो कि उस बात से खुश नहीं होगा। लेकिन हाँ, अवार्ड्स वाले को पैसा मिलता है ब्रांड से, स्पॉन्सर से, तो वो लोग अवार्ड्स बनाते ही रहते हैं, रुक नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये हेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, शायद हमें अवार्ड्स देखने को ही ना मिले। और ऐसे भी जहां तक बात हेट की आती है और टॉक्सिसिटी की, तो एनिमे फैंडम कहां है वो हम सब जानते हैं। हेट एंड टॉक्सिसिटी में नंबर 1, ठीक है, 2 भी नहीं, नंबर 1। इसको कंपीट बस बॉलीवुड की जो फैंडम होती है ना किसी एक्टर की, वही कर सकती है। उनकी भी बड़ा टॉक्सिक होती है फैंडम। तो टॉक्सिसिटी तो है, लेकिन कर क्या सकते हैं, अवार्ड चलाना भी है। तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से। मतलब क्रंची रोल ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है जिससे मतलब सारे लोग खुश हो जाए। हाँ, एक मैं सजेशन दे सकता हूँ कि इनकी जो वेटेज वाली सिस्टम है, 70% क्रिटिक्स के हिसाब से, 30% ऑडियंस के हिसाब से, इसमें थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स दिखा दे कि ऑडियंस ने इस पर्टिकुलर को कितना वोट दिया था, उसकी वेटेज कैसे कैलकुलेट की गई, जजेस ने किसको वोट दिया, उसकी वेटेज कैसे हुई। तो ये एकदम एग्जैक्ट सा अगर डेटा हम सबको देखने मिल जाए
तो टॉक्सिसिटी ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगी, फिर भी रहेगी, लेकिन शायद 10-20% कम होगी, क्योंकि लोग डेटा कंपैरिजन में थोड़ा सा लग जाएंगे। इसके अलावा तो इवन आई डोंट नो, मेरे पास भी इसका उपाय नहीं है कि आखिर इस टॉक्सिसिटी को कम कैसे किया जाए। मतलब ऐसा किस तरह का अवार्ड बनाया जाए जिसमें सभी लोग खुश हों, मतलब एटलीस्ट सब नहीं तो 80-90% लोग खुश हो, क्योंकि क्रंची रोल जिस तरह के अवार्ड्स को बना रहा है इसमें तो मेरे को लगता है 50% से ज्यादा लोग नाखुशी होते हैं। और इस टॉक्सिसिटी में आई फील कहीं ना कहीं एनिमे क्रिएटर्स का भी हाथ होता है। मतलब जिस अवार्ड में उन्हें लगता है कि हाँ ये अवार्ड सही दिया गया है, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। जिस अवार्ड में लगता है कि नहीं ये अवार्ड बिल्कुल सही नहीं दिया गया, तो वो लोग भी अपने फैन बेस को भड़काते ही है काइंड ऑफ कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, इसको नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अब भले वो कह रहे हो अच्छे मूड में कि नहीं ऐसा नहीं है, बट फैंस तो सुनेंगे, वो तो टॉक्सिक ही बनेंगे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो अब क्या कर सकते हैं इस पे, कुछ नहीं। वैसे इसका बड़ा अच्छा उपाय निकाला है हमारे चाय विद सनपाई वाले लोगों ने, उन्होंने अपना ही अवार्ड बना दिया है, तो वहां भी जाके लोग अपने अवार्ड्स को देख सकते हैं। एंड उससे जो एक नीश ऑडियंस है उनकी, या हमारे छोटे से इंडियन एनिमे कम्युनिटी की, वो लोग खुश होते हैं उस अवार्ड से, क्योंकि उन्होंने ही वोट किया। और यहाँ पे क्लियरली 2 वोटिंग सेगमेंट दिया जाता है चाय विद सनपाई में, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि एक जो क्रिटिक्स के हिसाब से जीता और एक ऑडियंस के हिसाब से। तो हाँ, ये भी एक उपाय कर सकता है क्रंची रोल, 2 अवार्ड्स रखे, क्रिटिक्स के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से। बट अगेन उस पे भी झगड़ा होगा ही, क्योंकि ऑडियंस वाले में जैसे एमएचए है या डीमन स्लेयर है, इनके ऑडियंस पेल के वोट करेंगे और अच्छे एनिमे को जीतने नहीं देंगे। और क्रिटिक्स जो भी चूज करेंगे वो तो हमें पसंद आता नहीं, तो ठीक है उसमें भी होगा ही मेरे हिसाब से टॉक्सिसिटी, बट कोई उपाय नहीं है। आई कांट से मच अबाउट इट। ओवरऑल मैंने अवार्ड्स के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। अगर आपके पास कोई और मतलब सजेशन है, कुछ आपको लगता है कि नहीं ये नहीं जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए, जो कुछ भी करना है कमेंट सेक्शन में जाके कर दो। और ना आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।